हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे वन दरोगा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, जिसमें कि आपका कल ही नोटिफिकेशन भी आ गया है कि जो 316 पदों पे भर्ती होनी है वो आपकी जो है 16 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी की प्रिपरेशन हम यहाँ पे बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप हमारे साथ हर क्लास में यहाँ पे बेहतरीन ढंग से यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, पहला आता है आपका, आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो आप आज आपको न्यूटन के गति के नियम यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, वैसे तो हमने ये पढ़ लिए हैं, लेकिन इस बार ये हमने रिवाइज सेक्शन रखा है। अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार से हट जाता है तो बेसिकली दूसरे टाइम भी हमको जो है यहाँ पे रिवाइज की आवश्यकता होती है, तो उसको हम यहाँ पे देखने वाले। तो देखिए, न्यूटन की गति का जो पहला नियम होता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में गति कर रही है तो वह उसी दिशा से चलेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जा सके। तो बेसिकली जो न्यूटन की गति का पहला नियम है, ठीक है, तो ये बेसिकली यह कहता है अगर कोई वस्तु यहाँ पे विराम अवस्था में है तो वह जो है विराम अवस्था में ही रहना पसंद करती है, यानी वह अपनी अवस्था में ही रहना पसंद करती है। लेकिन अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति करना ही पसंद करती है, यानी वह जो है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जब आपका होता है तो यह जो है उस प्रकार से, अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। यह तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आप कोई कार्य न करे। अगर कोई बाह्य बल यहाँ पे कार्य करता है तो वह फिर यहाँ पे गति कर सकती है। ठीक है, तो न्यूटन के गति का नियम यह आपका कहता है, और इस नियम को जो है गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो गैलीलियो का नियम अगर आ जाता है एग्जाम में तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम ही गैलीलियो का नियम कहलाता है। अब देखिए, बल की परिभाषा देते हैं। तो देखिए, बल बेसिकली वह होता है, बल वह बाह्य कारक होता है जो चेष्टा करता है। तो बल बेसिकली वह बाह्य कारक होता है जिससे किसी वस्तु पर आपका जो है बल लगता है। ठीक है, तो बल बेसिकली बाह्य कारक होता है जो वस्तु की यहाँ पे अवस्था परिवर्तन का यहाँ पे विरोध करता है। तो बल की बात करें तो बल आपका जो है सदिश राशि होती है, और इसका एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये था। चलते हैं नेक्स्ट, आगे आता है आपका जड़त्व। ठीक है, तो जड़त्व भी बेसिकली उसी को कहते हैं जब कोई वस्तु जो है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है तो वह आपका जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व की मैं बात करें तो जो जैसे ठहरी हुई आपने गाड़ी देखी होगी, जैसे अगर आप कभी गाड़ी में बैठे होंगे तो गाड़ी क्या होती है, आप बैठे उसमें, अगर गाड़ी अचानक से चलती है तो आप पे बल जो पीछे की ओर लगता है। ठीक है, तो पीछे की ओर आप पे बल लगता है तो वह इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो है आप पे आपकी जो बॉडी है वह जो है अवस्था परिवर्तन का वहाँ पे विरोध करती है। अगला उदाहरण इसका आता है, चलती हुई मोटर कार जो होती है ये अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री जो है आगे की ओर यहाँ पे झुक जाते हैं। तो आगे की ओर इसलिए झुकती है क्योंकि आपकी बॉडी यहाँ पे गतिमान अवस्था में है। अगर गतिमान अवस्था में है तो वो आपकी गति की अवस्था में ही रहना पसंद करती है, वह जो है अपनी अवस्था परिवर्तन का यहाँ पे विरोध करती है। तो यही आपका जो है प्रथम नियम, यानी आपका जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। तीसरा आता है, कंबल को हाथ से पकड़ कर जो है ठंडे डंडे से पीटने पर धूल के कण जो है झड़कर गिर पड़ते हैं। तो धूल के कण बेसिकली इसलिए, धूल के कण जो है अपनी अवस्था परिवर्तन का वहाँ पे विरोध करते हैं, तो इसलिए यह होता है। आगे आता है आपका संवेग। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से इसको भी आपने नोट कर लेना। तो संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। तो संवेग की बात करें तो यह आपकी जो है सदिश राशि होती है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो जो संवेग होता है आपका, वो आपका वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास हो गया, और आपका वेलोसिटी वेग हो गया, इसका जो है गुणनफल होता है। ठीक है, तो संवेग संवेग बराबर आ जाएगा आपका एम भी। ठीक है, तो एम भी आपका बेसिकली यहाँ पे संवेग होता है। आगे आता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम, यानी द्वितीय नियम। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम यह है, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होती है। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम यह कहता है, अगर कोई वस्तु है आपकी, उस पर जो है वह अगर आरोपित बल, उस पर कोई बल लग रहा है तो वो बेसिकली वहाँ पे संवेग में जो आपका परिवर्तन होता है और जो आपका उस वस्तु पर आरोपित बल होता है वे दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती आपके होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा नियम आपका यह कहता है। तीसरा नियम आता है आपका न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो इसको जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका संवेग संरक्षण का नियम हो गया, और पहला आपका जड़त्व का नियम हो गया। तो बेसिकली यह होता है आपका प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो तो वो वस्तु भी आप पर उतना ही बल जो है विपरीत दिशा में लगाती है। इसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का
लगना, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति बंदूक रहती है, किसी के पास राइफल रहती है, तो वो अगर गोली चलाता है तो उस पर क्या होता है, उस पर भी पीछे की ओर यहाँ पे बल लगता है। तो ये भी आपका जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित होता है। दूसरा इसमें आ जाता है उदाहरण आपका नाव से किनारे पर जो है पीछे की ओर हट जाना। जैसे आप नाव में हैं, ठीक है, तो नाव से अगर आप उतरते हो तो आप अगर आगे की ओर बल लगाते हो तो नाव यहाँ पे पीछे की ओर यहाँ पे बल लगाती है, ठीक है। तो ये भी आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित होता है। तीसरा आता है रॉकेट को उड़ाने में। तो देखिए, जब आपने रॉकेट देखा होगा तो रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है, लेकिन वह बल जो है आपका पृथ्वी पर लगाता है, तो वह नीचे की ओर भी यहाँ पे बल लगाता है। तो इस प्रकार से यह भी आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम आता है। आगे आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो यदि कणों के समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, ठीक है, अगर आपका कोई कण है, कोई आपका समूह है, कणों का समूह, तो उस पर जो है कोई बाह्य बल नहीं लगता है, तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। तो उस निकाय का जो है संवेग आपका नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद आपका जो है संवेग बराबर होता है। अगर कोई दो पिंड आपको दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये दोनों पिंड आपस में गति करते हुए टक्कर जाते हैं, तो ये टक्कर के पश्चात भी इनका संवेग जो है, संवेग एम भी बताया था हमने, ठीक है। माना इसका मास m है, m1, और इसका मास v1 है, और इसका मास m2, और इसका वेग जो आपका v2 है। तो इसका संवेग टक्कर के पश्चात और टक्कर के बाद जो है इनका संवेग आप बराबर रहता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आ जाता है आपका अभिकेंद्रीय बल। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल जो है वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। तो कोई वस्तु है आपकी इस प्रकार से, ठीक है, अगर कोई वस्तु यहाँ पे वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस पर जो है यहाँ पे केंद्र की ओर एक बल लगता है। इसको बेसिकली अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल कोई चलाता है तो वृत्ताकार पथ में चला रहा है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, ठीक है। तो वो बेसिकली देखा होगा आपने, जहाँ पे मोड़ वगैरह रहते हैं तो मोड़ों पे जो है मोटरसाइकिल वाले झुक जाते हैं। तो झुकते इसलिए बेसिकली वहाँ से उनको प्राप्त जो है अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। अगला पॉइंट आता है आपका अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल बेसिकली जिसको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। तो अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने से कुछ ऐसे बल की कल्पना करनी होती है जिन्हें प्रवेश में जो है किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल जो है छदम बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं, ठीक है। अगर आपकी जड़त्वीय बल की बात करें तो ये बेसिकली आपका अपकेंद्रीय बल कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे आता है आपका बल आघूर्ण, ठीक है। तो बल आघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति आपकी जो है बल आघूर्ण कहलाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो आपका बल द्वारा एक पिंड को, अगर कोई पिंड है, ठीक है, और वो पिंड आपका बल द्वारा जो है किसी एक अक्ष के परितः यहाँ पे घुमाता है तो वो आपका जो है बल आघूर्ण कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे आता है आपका उत्तोलक। तो उत्तोलक में देख लीजिए, तो उत्तोलक एक सीधी टेढ़ी छड़ी होती है जो किसी बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं। पहला होता है आलम, दूसरा होता है आयास, तीसरा होता है भार यानी लोड, ठीक है। तो उत्तोलक 3 प्रकार के बेसिकली यहाँ पे होते हैं। पहला आता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। तो इसके अंदर आते हैं आपके कैंची हो गया, प्लास हो गया आपका, सिडांसी कील होगी, कील उखाड़ने की जो मशीन होती है आपकी, ठीक है, शीश झूला हो गया आपका, साइकिल का ब्रेक हो गया आपका, हैंडपंप। तो ये बेसिकली जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंदर आते हैं। दूसरा आता है आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। तो जो आपके द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं आपके जैसे सरोता हो गया, नींबू निचोड़ने की जो आपकी मशीन होती है, ठीक है, जिस पे आप प्रेशर डालते हैं, और एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी, ठीक है। तो जो आपकी एक पहिए वाली कूड़ादान वाली गाड़ी होती है तो वो भी बेसिकली इसी का उदाहरण होती है। तीसरा आता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो इसके उदाहरण होते हैं आपके चिमटा हो गया, मनुष्य का हाथ, ये बेसिकली तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आगे आता है आपका गुरुत्व केंद्र। तो किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। तो अगर ये वस्तु है, ठीक है, अगर ये वस्तु है, इसका जो है यहाँ पे अगर माना इसका जो है गुरुत्व केंद्र है, तो गुरुत्व केंद्र आपका बेसिकली वो होगा जिस पर उसका पूरा भार यहाँ पे कार्य करता है। तो यहाँ पे जैसे कोई आप पत्थर ले लो, ठीक है, आप छोटा पत्थर ले लो एक, उसको जो है एक अंगुली में यहाँ पे बैलेंस कर दो। तो एक अंगुली में आप जब उसको बैलेंस कर देंगे तो क्या होगा, जब बैलेंस करेंगे तो वही उसका क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र बेसिकली वो होता है कि जिस पॉइंट पे जो है पूरा भार यहाँ पे जो है कार्य करता है, तो पूरा भार जो है उसी के वहाँ पे रहता है। तो यही आपका गुरुत्व केंद्र। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वस्तु का भार जो है गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु का भार
के बराबर अपरमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका गुरुत्व केंद्र होता है, अगर आप वहाँ पर बल लगाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे आपका यह वस्तु संतुलित हो जाती है। तो संतुलन 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, स्थायी, अस्थायी और आपके उदासीन। तो स्थायी संतुलन जो आपके होते हैं, इसमें जो है किसी वस्तु के स्थायी के लिए 2 शर्तों का पूरा करना यहाँ पे आवश्यक होता है। तो स्थायी संतुलन की बात करें तो यह आपका जो है, पहला आता है आपका गुरुत्व केंद्र अधिकारक नीचे की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे बैलेंस करना है किसी पत्थर को, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, तो आप जो है ऊपर की ओर बल लगाएंगे, लेकिन आपका गुरुत्व केंद्र कहाँ की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। नेक्स्ट आ जाता है गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरती है। तो जो वस्तु का आधार है, ये आधार है, बेस हो गया। ठीक है, तो इसके आधार से जो है गुरुत्व केंद्र यहाँ से गुजरता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय रेखा यहाँ पे गुजरती है। तो इस प्रकार से हमने जो है न्यूटन के तीनों नियम पढ़े। अगले टॉपिक में हम जो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति को पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप हमारे सेशन में बने रहेंगे। ये छोटे छोटे सेशन जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।